गौरव अग्रवाल जी, वेरी अकम्प्लिश्ड आर्किटेक्ट। फिर आप यहाँ से राजस्थान से महाराष्ट्र तक पढ़ने के लिए आर्किटेक्चर गए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्टूडेंट को महाराष्ट्र जाना चाहिए, कि राजस्थान से आर्किटेक्चर करना चाहिए, कि बैंगलोर से करना चाहिए, बॉम्बे से, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज? क्या ज़रूरत लगती है? अंकल हैं जो वाज एन आर्किटेक्ट, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो संरचना है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। हाउ डू यू थिंक प्रैक्टिशनर्स कैन डू इट? बिकॉज बहुत सालों तक वो कॉलेज छोड़ चुके हैं, मटीरियल्स बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपराइट एंड अब्रेस्ड विद वॉट इज हैपनिंग? क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट काम है। आप वापस स्कूल तो नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे? हम लोगों ने जो किया, हम सिर्फ उसी को माने कि वही सही था, वही एक तरीका राइट था। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपोजर यंगस्टर्स हैव, वी डोंट हैव दैट लेवल। So as a true leader, you have to lead a team, and a designer leads a team. When you lead a team, you have to be knowing everyone's problems, सबकी समस्याएं, सबके समाधान, और सबको साथ लेकर चलना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबको साथ लेकर चलें। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनकोड सीरीज। एक ऐसी दुनिया जिसे सब क्रिएटिविटी कहते हैं, बट बहुत उलझी है और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज पे चल रही है। जहाँ पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा ड्राइंग अच्छी करता है, इसलिए उसे डिज़ाइनर बन जाना चाहिए। इंडस्ट्री कहती है कि इन डिज़ाइनर्स की ज़रूरत क्या है, रंग डिफ़ाइन तो हम खुद ही कर लेंगे। और क्लाइंट्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको किस चीज़ की फ़ीस देनी चाहिए। एक वो दुनिया जहाँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया दुनिया बदलने वाला है, और जहाँ हम हमारी कंट्री को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पे ले जाने की बात कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या कहता है ये क्रिएटिव वर्ल्ड और इसकी क्या ज़रूरत है, ये जानेंगे एनकोड सीरीज के साथ। और आज हमारे साथ हैं गौरव अग्रवाल जी, वेरी अकम्प्लिश्ड आर्किटेक्ट, एकेडमिशियन, सिंगर एंड अ पार्टी एनिमल। नहीं सर? थैंक यू मैम, थैंक यू श्रद्धा जी। गौरव जी के साथ में मैं बहुत सालों से हूँ, सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं। हम दोनों ने वो ज़िंदगी भी साथ में जी जिसे एक एकेडमिशियन कहते हैं। हमने एक इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश करी, एंड प्राउडली वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कंट्री हु आर टुडे कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस क्रिएटिव इकोनॉमी। तो सर से जानते हैं कि सर, इस क्रिएटिव इकोनॉमी की इस बदलते समय में क्या ज़रूरत है? सर, आप यहाँ से राजस्थान से महाराष्ट्र तक पढ़ने के लिए आर्किटेक्चर गए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्टूडेंट को महाराष्ट्र जाना चाहिए, कि राजस्थान से आर्किटेक्चर करना चाहिए, कि बैंगलोर से करना चाहिए, बॉम्बे से, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज? क्या ज़रूरत लगती है? देखिए मैडम, जब 90s के दौर में जब मैं आर्किटेक्चर करने महाराष्ट्र गया था, उस समय राजस्थान के अंदर आर्किटेक्चर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था। इतने ग्लोरीफाइड इंस्टीट्यूट्स हमारे पास नहीं थे। तो महाराष्ट्र में उस समय 14 आर्किटेक्चर कॉलेजेस हुआ करते थे। और जो मेरे एक अंकल हैं जो हु वाज एन आर्किटेक्ट, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो संरचना है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये कारण था जो मुझे महाराष्ट्र लेके गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में 30 साल बाद ऐसी ऐसी सिचुएशन हमारे साथ है कि हमको बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब तो पूरा वर्ल्ड ही खुल गया है। और मुझे लगता है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान कोविड का भी रहा। कोविड से पहले, यानी कि कोविड-19 से पहले हमको लगता था कि आर्किटेक्चर को हम सिर्फ फिजिकली ही पढ़ सकते हैं। फिर एक ऐसा दौर आया जब सारी दुनिया थम गई और हमको इस सारे पूरे कोर्स को एक ऑनलाइन मोड में लेके आना पड़ा। फिर एक डिबेट चालू हुई कि क्या आर्किटेक्चर को ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है? तब पता चला कि नहीं, आर्किटेक्चर एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, और वो एक एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी, वो एक फिजिकल इंटरेक्शन के साथ ही आएगी। लेकिन हाँ, इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारे लिए पूरी दुनिया खुल गई। हम आज किसी भी एक्सपर्ट से हम बात कर सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं, हम ऑनलाइन क्यूरीज हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर जो है वो एक हाइब्रिड कंटेंट के अंदर बहुत ढंग से चल सकती है। तो आपका जो प्रश्न था कि क्या उसके लिए महाराष्ट्र जाना ही ज़रूरी है? क्या उसके लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री जाना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसको इसको अपने एक ईज़ के अंदर, और इसको हम किसी भी तरह से हम इसको पढ़ाई कर सकते हैं।
थैंक यू सर। तो आपका कहना है कि डिज़ाइन एजुकेशन की अब ज़रूरत नहीं बची है कि बंद कमरों में पढ़ा जाए या बड़े शहरों में पढ़ा जाए। इसे हाइब्रिड मोड पे और बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। सर आगे चलते हैं आपके प्रैक्टिस की तरफ। आपने इतने लंबे समय, आई थिंक मोर देन 2 डिकेड्स और इवन मोर, आई वुड से, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग design per se, not just making buildings but making interior spaces more beautiful. इवन आप तो लोगों के कार्ड्स डिज़ाइन करना और फैशन तक भी जाते हैं टू डिफाइन कि लोग क्या क्या कर सकते हैं एज अ डिज़ाइनर। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि एज डिज़ाइन एज अ प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपका लेबर कंटेंट कितना है, या आपके हैंड स्किल्स कहाँ से आपको मिल रहे हैं, आपको मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, आपका प्रोडक्ट जो है प्रोसेस होके बन कहाँ रहा है, फाइनली क्लाइंट की क्या सोचना और मानना है। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए आपको क्या लगता है कॉन्टेक्चुअलिज्म ऑफ डिज़ाइन, या डिज़ाइनर्स का कॉन्टेक्चुअल होना, या अपने आसपास के सराउंडिंग्स को समझना, या ग्लोबलाइजेशन की जो हम बात करते हैं कि ग्लोबल लेवल की चीज़ों को जानना, इन दोनों के बैलेंस को आप कैसे मेंटेन करते हैं? नहीं, आई थिंक चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। सबसे पहले तो हमको हमारे आसपास का वातावरण समझना पड़ेगा, हमारी हेरिटेज, हमारा कल्चर, जिसको हम बोलते हैं कि सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स को हमको समझना पड़ेगा। हाँ, वो समझने के बाद देन वी कैन मूव अहेड, क्योंकि लिमिट कुछ भी नहीं है। अगर हम ये बात करें कि हम अपने एक यूफोरिया में जी रहे हैं, हमें खूब मंडूक बन के जी रहे हैं, तो उससे तो जीवन नहीं चलेगा। डेफिनेटली हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, बट फर्स्ट वी हैव टू बी लोकल, देन वी हैव टू गो ग्लोबल। ऐसा मेरा मानना है। और आपने जो पूछा कि प्रोफेशन के अंदर आप 2 डेकेड से ज़्यादा हैं, हाँ, करीब-करीब 26 साल मुझे प्रैक्टिस करते हो गए आर्किटेक्चर। और इन 26 साल के अंदर विद टाइम मुझको लगा कि जो मैंने नॉलेज और विज़डम मैंने अटेन करी है, गेन करी है, अब एक समय आ गया है कि अपनी यंगर जनरेशन को उसको पास ऑन करने का। इसीलिए मैं करीब 11 साल से मैं एक्टिव टीचिंग के अंदर हूँ। और वही जो चीज़ें एक एक प्रोफेशनल के साथ, एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के साथ जो घटता है, उसको आगे जनरेशन को पास ऑन करना, सो दैट यू कैन टीच देम बाय योर विज़डम। सो लर्निंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्टर है सर। देखिए बहुत सालों से हम लोग इस बात पर डिबेट करते आए हैं, स्कूल में रोज़ सुबह जाना है, एक समय पे जाइए, समय पर आइए, समय पे क्लास में बैठिए, पढ़िए, देयर इज़ अ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। और आप जो कह रहे हैं वो है एक्सपीरियंस से लड़ना से सीखना। तो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम और एक्सपीरियंस से सीखना, इन 2 चीज़ों के 2 चीज़ों को, हिस्सों को कैसे समझेंगे? मतलब बहुत ही कॉमन सवाल है, मैंने बहुत बार सुना है एकेडमिशियंस को बात करते हुए, डी स्कूलिंग करिए, फिर री स्कूलिंग करिए, फिर आप क्लास में नहीं, आप साइट पे सीखिए, साइट पे नहीं, आप इंडस्ट्री में जाकर सीखिए। हाउ डू यू थिंक, हाउ डज़ दिस हैपन? देखिए, पक्की बात है, 2 पहलू हैं एक सिक्के के। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि केवल एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ही काम होगा। यू हैव टू बी अवेलेबल। सबसे पहले आपकी अवेलेबिलिटी भी आपकी बहुत ज़रूरी है। आजकल जो बच्चे हैं, जो जेन ज़ीज़ हैं, जो कि रील के ऊपर अपना समय बिताते हैं, मुझे लगता है कि उनको ऑनेस्टली दे हैव टू बी, आई मीन, अगर मैं उसको एक शब्द बोलूँ तो दे हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्स एक ऐसी है जो कि सबसे पहले व्हिच कम्स फर्स्ट। आपकी अवेलेबिलिटी, आपका बिहेवियर, आपका डिसिप्लिन, ये सब आपको एक इंसान बनाने में मदद करता है। और उसके बाद हम कौन सी ब्रांच हम चूज़ कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, वो दैट कम्स नेक्स्ट। आर्किटेक्चर पर्टिकुलरली जो है, ये डेफिनेटली एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। अभी जैसे हमने बात करी थी कोविड की, ऑनलाइन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि अगर हमको रियल वर्ल्ड में जाना है, तो बिना साइट पे जाए, बिना क्लाइंट से बातचीत किए, बिना कॉन्ट्रैक्टर को समझाए, हम ये काम कर ही नहीं सकते। और हमारे फील्ड के अंदर जितने भी वेंडर्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका भी उतना ही महत्व है। बिना एक चीज़ को फ़ील किए हुए, टच किए हुए, बिना उस मटेरियल वो कैसे बना है, उसको समझे बिना हम इस काम को कर ही नहीं सकते। सो आई मीन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ देयर फॉर आवर फील्ड इन पर्टिकुलर, लेकिन उससे पहले हमारे को इस बात की भी एडवोकेसी करनी पड़ेगी कि हाउ अवेलेबल वी आर एंड हाउ यू नो डिसिप्लिन भी है। डिसिप्लिन वी आर। एग्ज़ैक्टली। नहीं, बहुत खूब सर ने बताया कि एज अ स्टूडेंट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ डिजाइन स्टूडेंट इज कि आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, डिजिटल और इन पर्सन सब तरह से सीख सकते हैं। ग्लोबल, लोकल, कॉन्टेक्चुअल, दुनिया से सीखिए। जस्ट दैट यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड। आपको इस सिस्टम को समझना पड़ेगा कि आप कैसे अपने सराउंडिंग्स में अवेलेबल हैं और कैसे अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सर साथ में बात ये भी करते हैं एक्सपीरियंस के साथ में प्रैक्टिशनर्स के लिए। हाउ डू यू थिंक प्रैक्टिशनर्स कैन डू इट? बिकॉज बहुत सालों तक वो कॉलेज छोड़ चुके हैं,
मटेरियल्स बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपराइट एंड अब्रेज्ड विद व्हाट इज हैपनिंग? क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट काम है, आप वापस स्कूल तो नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे? देखिए क्या है कि जब अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अगर मेरा एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर रेगुलरली यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो भी उस ऑफिस के अंदर हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 5 7 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है ये कंटिन्यूटी है। हम लोगों ने जो किया, हम सिर्फ उसी को माने कि वही सही था, वही एक तरीका राइट था, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपोजर यंगस्टर्स हैव, वी डोंट हैव एट दैट लेवल। तो ये हमेशा एक कॉम्बिनेशन रहता है, और मुझे लगता है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो एक टीम वर्क है, रादर देन वर्किंग सिंगल हैंडेडली। इट इज अ काइंड ऑफ अ सिस्टम विच इज वर्किंग, इट इज अ काइंड ऑफ अ टीम विच इज वर्किंग, और उस टीम के अंदर ये सब लोग होने बहुत जरूरी है। अपने आप को अपडेट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा आर्किटेक्ट जो कि अपने 50s या 60s के अंदर है, उसको हम बोल रहे हैं कि अपस्किल करना। डेफिनेटली जो लोग उस बाउंड्री को तोड़ के अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी बात है। बट अपने आप को अपडेट करना तो इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडस्ट्री में क्या नया चल रहा है, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रिएटिव प्रोफेशन जिसे हम कहते हैं या क्रिएटिव सिस्टम्स जिन्हें हम कहते हैं, दे आर नॉट सोलो। ये बहुत सारे लोगों को मिलकर बनते हैं एक इकोसिस्टम में, या एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। आपके ऑफिस में भी एक दूसरे से के साथ में मिलकर रहना, सीखना, आसपास की चीज़ों से सीखना, नॉलेज गेन करना, अपस्किल अपग्रेड होना, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। डेफिनेटली मैडम, आप भी देखिए ना कि अ, एक आर्किटेक्ट, अगर मैं उसको एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलूं, वो डील कर रहा है क्लाइंट के साथ। एक ऐसा क्लाइंट जो कि बहुत संपन्न है, फाइनेंशियली भी और अपने पोजीशन वाइज भी। फिर वो डील कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ। आप सोचिए क्या गैप है। दीज आर टू सीज, वन इज क्लाइंट, अनदर इज कॉन्ट्रैक्टर। और तीसरा कंसल्टेंट्स, जो कंसल्टेंट्स आर्किटेक्ट के लिए, लाइक फायर कंसल्टेंट, लाइक एमबी कंसल्टेंट, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग कंसल्टेंट्स हैं। सो दे आर ग्रीन कंसल्टेंट्स, सो बहुत सारे कंसल्टेंट्स और सो वी हैव टू वर्क एज अ वन पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट अमंग्स दिस होल यूनिवर्स। तो इसलिए आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है कि हमको एज अ प्रोफेशनल हमको इन सब चीज़ों को भी हमको समावेश करना पड़ता है। So, as a true leader, you have to lead a team, and a designer leads a team. When you lead a team, you have to be knowing everyone's problems, सबकी समस्याएं, सबके समाधान, और सबको साथ लेकर चलना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सबको साथ लेकर चलें। चलिए, तो ये था सर का एक बहुत लंबा टेन्योर, जिसके साथ सर ने बहुत कुछ सीखा और हमारे साथ शेयर किया। इसी के अलावा लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ इन क्विक ग्लांसेस, व्हाट डज सर अंडरस्टैंड? सो द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट इन कॉलेज जो आपने फेस किया हो, अपनी लाइफ का, याद आता हो बार बार? सबमिशंस, सबमिशन, सिर्फ कोई ऐसा एंड दैट टू सबमिशन, सबमिशन डेडलाइंस। कोई एक ऐसा सबमिशन जिसने आपको हिला दिया और आज तक याद आता हो? In a short or in a story? इन अ शॉर्ट। In a short. Okay. So, first year, first semester के अंदर there was a composition to be done by horizontal and vertical lines. और उसके अंदर चैलेंज ये था कि जब आप स्ट्रोक एक लगाते हो तो स्ट्रोक शुड गो एंड टू एंड, इट शुड नॉट मर्ज इनटू बिटवीन। वो सारी रात हमने लगा कर हमने शीट्स बनाई। जब अगले दिन हम गए और हमारे सर, जिन्होंने बड़ी अपनी पार की नज़र से वो पॉइंट्स देखे, डॉट देखे, एंड ही मार्क्ड देम, और उस शीट पे मिला रिपीट। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस जो कि हमको ये सिखाता है कि वॉट एवर यू डू, ठीक है, परफेक्शन धीरे धीरे आएगा, बट यू हैव टू बी कंटिन्यूसली ग्रेजिंग फॉर इट। और वो दिल रखना चाहिए कि रिपीट मिलने के बाद वापस करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। सो दिस प्रिपेयर्स यू फॉर अ वर्ल्ड दैट इज डिफिकल्ट इनफ। आपने पूरी रात, एक दिन नहीं, 7 दिन 15 दिन ऑफिस में लगाए होंगे एक प्रोजेक्ट को बनाकर, और आपका क्लाइंट कह सकता है रिपीट। तो ध्यान मैडम, रखना। 5 साल कॉलेज के अंदर जो ग्रिलिंग होती है, दैट ग्रिलिंग एक्चुअली टीचेस अस, दैट ग्रिलिंग टीचेस अस कि हमको अपने जीवन को आगे जीना कैसे है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द आर्किटेक्चर और ड्राइंग्स और डिजाइन, इट टीचेस यू द लेसन ऑफ योर लाइफ। आर्मी के अंदर हम सुनते हैं कि देयर इज अ प्लान ए, एंड इफ दिस डजंट वर्क यू हैव टू गो विद प्लान बी, एंड इफ दैट आल्सो डजंट वर्क यू हैव टू गो विद प्लान सी। तो आर्किटेक्चर के अंदर भी ऐसा ही है, हमको सिखाया जाता है, वी हैव बीन नर्चर्ड इन दैट वे कि अगर ये काम नहीं किया तो इसको हम ऐसे करेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक रियल वर्ल्ड के अंदर, एक रियल लाइफ के अंदर, दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रैक्टिस ऑल्सो। फॉर प्रैक्टिस ऑल्सो। दूसरा सवाल सर,
एक ऐसा प्रोजेक्ट या एक ऐसा क्लाइंट के साथ मोमेंट जो आपको हमेशा पुश करता है काम करने के लिए? मुझे लगता है हमेशा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो होते हैं वो हमेशा आपको उस क्रिएटिव माइंडसेट के अंदर हमेशा रखते हैं। एक जब हम घर बनाते हैं उसके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं सबके, ग्रैंड पेरेंट्स के, बच्चों के, सबके। तो मुझे लगता है कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हमेशा एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है विच ऑलवेज कीप्स यू ऑन टोज। वो आपके माइंड को आपको फ्रुटाइल रखता है। आपको उन सब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके सब जो इमोशंस हैं, उनको आपको टेक केयर करना है, उनको आपको एड्रेस करना है। So that's satisfying for you? Or यस, it's ऑफ more कोर्स। confusing and it is problematic कि सबकी समस्या मैं क्यों सुनूं? नहीं, 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 नहीं। द अबाउट दे आर लिविंग इनटू, वो एक स्पेस जिसके अंदर वो रह रहे हैं, वो अगले 20, 25, 50 साल रहने वाला है। इट बिकम्स अ ड्यूटी ऑफ एन आर्किटेक्ट और अ डिजाइनर टू गिव देम दैट काइंड ऑफ अ स्पेस व्हिच दे आर लुकिंग फॉर। So we have to understand their feelings, their requirements, and then we have to work accordingly. सर, क्लाइंट का एक ऐसा मौका जिसने आपको मजबूर किया हो ये सोचने पे कि मुझे वापस वापस सीखना पड़ेगा? आजकल के क्लाइंट्स बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, और स्पेशली जो सोशल मीडिया है, पिंटरेस्ट है, ये सारे जो टूल्स हैं, दे आर मेकिंग दैम, आई मस्ट से कि ऐसा नहीं कि दे आर मेकिंग देम क्रिएटिव इन अ वे, बट दे आर मेकिंग अस बर्डन फॉर दिस, फॉर उनकी जो ये जो रिक्वायरमेंट की जो लिस्ट है, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो लिस्ट इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि दे आर बर्डनिंग अस। और हमको लगता है कि क्या हम काफी पीछे रह गए हैं, क्या हमको अभी और सीखना पड़ेगा टू मैच अप विद दिस गैप, टू बी इन दैट पेस। So yes, the clients will definitely become more and more demanding. तो हमें सीखना पड़ेगा। हम्म। सर, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बिल्कुल सीखना पड़ेगा, और सीखना कंटिन्यूटी तो है ही। जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया, आई थिंक वी आर डन। सो फ्रेंड्स, सीखते रहना पड़ेगा और ऐसे ही आप क्रिएटिव रहते रहेंगे। एंड लेट मी टेल यू, गौरव सर इज अ ग्रेट सिंगर ऑल्सो। तो सर, एक गाना जो आप एक क्रिएटिव प्रोफेशन को डेडिकेट करना चाहते हैं या जो बार बार आपके मन में आता हो, दुख वाले दिन पे, खुशी वाले दिन पे, प्रोजेक्ट की लॉन्च पे, कुछ प्लीज। अभी हम कंटिन्यूटी में बात कर रहे थे, तो जो गाना आपने कहा और मेरे ख्याल में आया वो था, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। सो कंटिन्यूटी, चलते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू सर। तो ये था इनकोड सीरीज एंड यस फ्रेंड्स, वी विल कीप ब्रिंगिंग दिस टू यू विद मोर रियल क्रिएटिव पीपल विद रियल इनसाइट्स कि आप कैसे इस प्रोफेशन को चुन सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, एक खूबसूरत गाने की तरह जो सर ने हमें सुनाया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो स्टे मच। कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।